बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहेंगे। सियासत के अंदर आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर सियासी मैदान तो बड़ा गर्म है और तमाम जमातें वहाँ पर पहुँची भी हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात करेंगे, मगर हुकूमत के ऊपर तनकीद तो अपोजिशन का काम होती है, मगर अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर भी सख्त वार कर रही है। इसकी वजह भी जानेंगे हारून साहब से, और सीटों का तनासुब क्या रहेगा ये भी बताएंगे आपको। इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से ख़ास तौर पे बात होगी। सियासत के मंजरनामे के अंदर जब जाएंगे, इलेक्शन इस्लाहात की बात तो की जाती है, मगर इसके लिए हुकूमत अपोजिशन में से कौन बेहतर अंदाज में इस चीज़ के लिए तैयार भी है। स्पीकर साहब को टास्क तो दिया गया है, मगर क्या इत्तेफाक राय हो सकेगा, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। बलूचिस्तान के हवाले से इमरान खान साहब जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक तरफ तो दाद भी वसूल कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर से इस किस्म के ऐलानात के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। बलूचिस्तान के हवाले से क्या सोचा जा रहा है, और जो गवर्नर की तब्दीली की गई है उसकी वजह क्या है, क्योंकि सब जानते हैं इमरान खान साहब ने जिन गवर्नर साहब को तब्दील किया उनके बारे में खुद ये बयान किया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उनको तब्दील होना पड़ेगा। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी कशीदा होती चली जा रही है। तकरीबन अभी से कुछ देर पहले जो तालिबान के तर्जुमान है उनकी तरफ से कहा गया कि तकरीबन 80 से 85% अफगानिस्तान के ऊपर इस वक्त तालिबान काबिज हैं। अफगान हुकूमत क्या कर रही है, पाकिस्तान को क्या करना होगा, और दीगर ममालिक जिस तरह से ईरान और रशिया, उनका कितना अहम रोल है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ, उस्मान मिर्ज़ा गैंग से मुताल्लिक, कहाँ कहाँ पर कानून साजी की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पर सब कुछ जानते बूझते हुए हमारी आंखें बंद हैं, इसके हवाले से बड़ी तफसील के साथ हम उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो सियासत पे बात करेंगे। बिलावल साहब कहते थे कुछ तहम्मुल कर लो, कुछ ठंडा पानी पी लो, मगर उन्होंने तो ठंडा पानी गवा दिया है। मरियम साहब आग निकाल रही हैं। ये जो उस्मान मिर्ज़ा वाला वाक़या आपको पता है कि बस्तियाँ उल्टा दी गई हैं, पत्थरों की बारिशें हुई हैं। जो कुरान में ये सीरू फिल अर्ज़े बंजुरू कैफ़ काना आक़िबत लिल मुकज़्ज़िबीन, ज़मीन में घूम फिर के देख लो कि झुटलाने वालों के साथ हमने क्या किया। तहज़ीबें बर्बाद हो गई हैं, यानी बस्तियां जो हैं वो छतों पे उलट गई, यानी छत नीचे चली गई। उसका बहुत, यानी अगर किसी को उसका मलाल नहीं है, किसी का दिल उस पर नहीं दिखा, तो उसको अपना जायज़ा लेना चाहिए कि उसके अंदर कोई इंसानियत की रमक बाकी रह गई है या नहीं। बाकी उसके वजूहात पे बाद में बात करते हैं। और ये अफसोसनाक नहीं है, ये दरिंदगी है, और ये इसी को असफल साफिलीन कहा जाता है, पस से पस, जलील से जलील तर। और इसको अगर न समझा गया और इस पर गौर न किया गया तो आप पहले ही बर्बादी बहुत है, सारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। देखिए, आज़ाद कश्मीर में तो कोई पेचीदा सूरत हाल अब रही नहीं। जो मुबस्सरीन जो कुछ कह रहे हैं, मोतबर लोग जिनकी आरा हम सुनते हैं और जिनसे राब्ते में रहते हैं, जो कुछ हमें मालूम है, मरकज़ी नुक्ता वही है कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर मरकज़ की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो मरियम साहबा ने तो कह दिया कि हम जीत चुके हैं, और अगर धांधली हुई तो धरना देंगे। न वो जीतेंगे न वो धरना देंगे, मेरा अंदाज़ा ये। अच्छा, और वो जीतना तो रहा अलग, में ज़्यादा इम्कान ये कि तीसरे नंबर पे आएंगे। बहुत कोई कारनामा कर देखा तो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ जिस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे हैं ना, वो उन लोगों का मसला ही नहीं है जो वो कह रही हैं, क्योंकि वहाँ तो एक अलग इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन कमीशन करा रहा है। सबसे अच्छे इलेक्शन तो वो कराए थे बशीर मेहमद ने जी, और अब भी उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे होंगे। वहाँ कबाइल हैं, ज़ात बरादरियाँ हैं, लोगों के पास असला भी है। तो ये भी तो कश्मीरी आमतौर पे हैं जी, ये भी तो कश्मीरी हैं, अपना वोट नहीं लेंगे। आधे कश्मीरी। क्या आधे कश्मीरी का मतलब क्या? मतलब इनके दादा कश्मीरी नहीं थे। वैसे वो अपने आप को कश्मीरी क्लेम करते हैं, तो हमें उस पर कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, उनकी मर्ज़ी है। ठीक, तो बाकी इनके कश्मीर की आज़ादी से इनका क्या ताल्लुक़? कहते थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफद से नहीं मिलते थे, हर वज़ीर आज़म जो वहाँ गया वो मिला। और इनके घर तो मोदी साहब आए शादी पे, उन्होंने राजस्थानी पगड़ियाँ पहनी थी जी, ठीक है, बग़ैर वीज़े के आए, वो खुफ़ी मुलाकात की खटमंडों में। और मुजफ्फराबाद में पिछले से पिछले इलेक्शन में कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने इतने मजालिम किए कश्मीरियों पर जितने इंडिया ने नहीं किए। पाकिस्तानी फ़ौज ने किस कश्मीरी को कत्ल किया है?
पाकिस्तानी फ़ौज तो हर मुसीबत में उनके काम आई है। बिल्कुल ठीक है। और अब तो माशाल्लाह उन्हें खुद मुख्तारी भी बहुत हासिल है, उसमें इनका क्रेडिट है। नून लीग का बड़ी खुद मुख्तारी उन्हें दी। वो तो ये कहते हैं वो अच्छा बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इनका फ़ोन मोदी नहीं उठाता और वो मोदी हमारे घर में आता है। हाँ, ये इसका क्रेडिट ले रहे हैं। ये क्रेडिट की बात है। इसका मतलब वो इमरान खान को नापसंद करता है और नवाज शरीफ को पसंद करता है, और मतलब बगैर प्रोग्राम के उनके घर पहुंचा। हाँ जी। और इंडियन मीडिया कहता है हमारी इन पे बड़ी सरमायाकारी है। इनके घर में जाती उमरा में इंडियंस ठहरते थे अपनी मर्जी से, कई कई दिन अपनी पसंद के खाने खाते थे। ये क्या इनके एक किस्सा है कोई? इनका तो बेशुमार किस्से हैं। इनका क्या ताल्लुक है कश्मीर की आज़ादी से? क्लेम वो ये करते हैं मैं कश्मीर की तारीख़ का सबसे बड़ा लीडर हूँ। नाली गिलानी है जो 60 साल से इस तरह खड़ा है कि तारीख़ में इसकी कोई नज़ीर ही नहीं मिलती। ठीक है। मंडेला जो है वो 30 बरस रहे थे। ठीक है, जेल में। मंडेला बहुत अजीम आदमी थे। ये 60 बरस से मक्तल में खड़े हैं, और बूढ़ा आदमी, इतनी ख़राब हालत, इसके बावजूद जो है ज़र्रा बराबर लर्जिश नहीं। बाकी यासीन मलिक भी, शब्बीर शाह भी, बस सभी ने तकलीफ़ें जो अब, और सबसे बढ़कर कश्मीरी औरतों ने जो दुख झेले हैं, जिसका 12 साल का बच्चा उठा के ले जाया जाएगा और पता नहीं कहाँ है, उस पर क्या गुजरेगी। वो तो महासरे में है, जेल में है। ये तो कुलभूषण का नाम नहीं लेते थे। इनको क्या दर्द है कश्मीर का? वो तो यहाँ जब वाजपेयी आया था तो कश्मीर का जिक्र ही नहीं था। उस पर जनरल मुशर्रफ ने एहतजाज किया और जमात इस्लामी ने एहतजाजी मुजाहरा किया तो उन्हें इतना मारा गया कि कम ही उसकी मिसालें होंगी। बूढ़े बूढ़े आदमियों को पीटा गया और उनको रास्ते में कहीं रुकने नहीं दिया गया कि ज़रूरी अपनी वो कर ले जो इंसानी ज़रूरतें हैं, ना खाना, ना कुछ, ना पानी। मुझे अच्छी तरह याद है काजी साहब से मैंने कहा था बड़ा जुल्म है। उन्होंने कहा जुल्म का लफ्ज़ तो इसके लिए काफ़ी नहीं है। उस पर एक फ़िल्म उन्होंने बनाई थी जो मुझसे चाहते थे मैं उसकी कमेंट्री लिख दूं अगर मैं उस पर कन्विंस हूँ। जो मैं कन्विंस था कि बस ज्यादती की है, रक़्स इब्लीस उसका नाम रखा गया था। अच्छा, ठीक है। ये किस मुंह से बात करते हैं कश्मीर की, और जरदारी साहब किस मुंह से और बिलावल किस मुंह से करते हैं? उन्होंने क्या किया कश्मीर के लिए? क्या किया कश्मीर के लिए? वो तो कहते हैं कभी उसको लूट कर खा गए, उसकी हड्डियाँ नोच ली। अब मौका मांग रहे हैं। तो मौका तो और भी बहुत सी चीज़ों का मांग रहे हैं। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। वो तो हुकूमत मांग रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, और कौन नहीं मांग रहा है। तिरपन सीटें हैं जी, 33 आज़ाद कश्मीर में और 9 पंजाब में, महाजरीन की 2 कराची में और 1 पख्तूनख्वा में। इसमें कराची के सिवा बाकी में तो बहुत बड़ी अक्सरियत वो ले जाएगी पीटीआई। थोड़े से वोट होते हैं, 5-4 हज़ार, 2 हज़ार, 3 हज़ार वोट पड़ते हैं, और ज़ाहिर हुकूमतों के लिए आसान होता है। और सहूलतों के तो खैर इतने वादे वो कर रहे हैं, पता नहीं कितना हमारे को 500 रुपये, 500 रुपये तो ऐसे कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब जैसे 5000 रुपये हों। हाँ जी, वो कुछ देते दिलाते भी नजर यही किया था। उन्होंने कहा था हेलीकॉप्टर मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस, यानी अगर कोई आदमी पहाड़ पे, घर बिखरे हुए होते हैं कश्मीर में, या हमारे मरी के इलाके बिखरे हुए होते हैं, दूर दूर होते हैं, नारान का गान की तरफ अमन अमान ही होता है, वैसे कोई लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो एक हेलीकॉप्टर जाएगा एक मरीज को लेने के लिए। अमेरिका है ये। हाँ जी, अमेरिका में भी आसानी से ऐसा नहीं होता, रेयरली होता है, जापान वगैरह में। बहरहाल 14-15 सीटों का अंदाज़ा है मुबस्सरीन का, क्या पोजीशन की सारी पार्टियां मिलकर लेंगी। बाद लोग कहते हैं 20 ले लेंगी, एक आदमी कहता है 22-23 ले लेंगी, लेकिन उनको तो सिर्फ चाहिए 27 सीटें हुकूमत बनाने के लिए। तो वो मिनिमम मेरा अंदाज़ा 35 सीटें ले लेंगे। अच्छा, इससे ज़्यादा ले सकते हैं। आपको नून लीग से रेवड़ शामिल हो रहे हैं, आपको पहले दिन से बचा रहा हूँ, भागे हुए चले आते हैं। एक फिजा बन गई है, ठीक है। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं तनवीर इलियास, लेकिन अब वो कुछ पीछे चले गए, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद। फैसला इमरान खान करेंगे,
ठीक है, सही सही। तनवीर इलियास को सुने डांट भी पड़ी है, उसके जलसे में नारे लगे वज़ीर आज़म तनवीर इलियास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं बरादरी की बुनियाद पर फैसला होगा, फलां का फलां से ताल्लुक़ है, ऐसी शख्सियात के नाम लिए जा रहे हैं जिनके नहीं लेने चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता बरादरी पर वज़ीर आज़म का फैसला होगा और इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर नहीं होगा। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में उसकी मर्ज़ी से हुई, यहाँ भी उसकी मर्ज़ी से होगा। बलूचिस्तान में भी असल कोई मसला नहीं है, वो ठीक है, वो मैं नहीं जानता इंसाफ को जो गवर्नर बनाया गया और मौका भी नहीं मिला रिसर्च का, तो मगर ये कि वो समझते हैं वो ज़्यादा पार्टी के लायल होंगे, अच्छा इसलिए बनाया गया। ठीक है, लेकिन हारून साहब चलिए पीटीआई का तो आपने बताया कि वो हमें आगे जीतती हुई नजर आएगी आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस में। नून लीग और पीपल्स पार्टी में दोनों में से पोजीशन किसकी बेहतर होगी? अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी अपोजिशन पार्टी है। अच्छा ठीक है, इसलिए कि उनके लोग इंटैक्ट रहे, उनके लोग ज़्यादा नहीं गए। हाँ जी, वो नून लीग पे ने हाथ साफ किया था ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पे, जी जी, तो नून लीग पे हाथ साफ किया पीटीआई ने। हाँ जी ठीक है। अब अगर आपने कहा हारून साहब ये माल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है सारा, जो नून लीग में चला गया था, नून लीग से पीटीआई में चले गए बहुत सारे लोग। सही है, आपने फारूक हैदर परेशान है, 2 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे। हाँ, 2 मुख्तलिफ जगहों से है, उम्मीद भी उन्होंने उम्मीद तो अपनी बांधी हुई यार उनसा बहुत ज़्यादा, उनका इमेज बहुत अच्छा था और नौजवानों में बहुत ही पॉपुलर था, वो नहीं रहा अब इमेज। क्यों, उसकी वजह क्या? भाई लोग करप्शन के इल्ज़ाम हैं, सही है गलत मुझे नहीं पता, करप्शन के इल्ज़ाम हैं उन पे, उनके दामाद पे जो मुस्तफ़ा खर के फर्जंद हैं और उनके बेटों पे। अब वो सही गलत का फैसला तो कोई अदालत ही कर सकती है, बाकायदा तहकीकात से हो सकता है, तासुर ख़राब है। ठीक है, अभी जरदारी साहब ने जो कश्मीर के हवाले से बात किया हारून साहब, उसके काम वाम के मामले में जो है ना, फारूक हैदर साहब एक बहुत दिलचस्प आदमी है, ज़ाती दोस्त हैं, आपने देखा ही था। बिल्कुल, हमारे मुर्गे खिलाओगे वो दिलचस्प आदमी है। वैसे मेरे खिलाफ लोगों ने उन्हें बहुत उकसाया जब वो वज़ीर आज़म थे कि मेरे खिलाफ कोई बात करें वज़ीर आज़म बनने से पहले, तो ही सर न मैं ये काम नहीं करूँगा। मुझे पता है कौन उनके पास गया था। तो बहरहाल हमें तो जो बात सही है वही कहनी चाहिए। काम वाम का मामला ये है कि 1 मेगावाट का छोटा सा लगना था बिजली घर, अच्छा, दरिया पे, प्राइवेट। एक हमारे दोस्त हैं, वो अब पीटीआई में हैं, जुल्फ़िकार अब्बासी, तो उन्होंने बहुत से, वो इसके बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक दूसरी पार्टी। तो जुल्फ़िकार अब्बासी बड़ा एसेट बन सकते थे मगर इन्होंने उनसे काम नहीं लिया। उनके ताल्लुकात वसी हैं, उनके पास जायज़ पैसा है और बहुत है और उसको खर्च कर सकते हैं, खुश अखलाक हैं। उन्हें मिलाया था खान साहब, तो खान साहब भूल गया, फिर एक दिन मुझे पूछ लिया कौन है, कौन जुल्फ़िकार अब्बासी। मैंने कहा भाई इसके बाद मैं क्या अर्ज़ करूँ आपसे, बहुत पुरानी बात है। तो वो एक ज़िमनी इलेक्शन में जो बहुत क्रूशल था, बैरिस्टर साहब जब पीटीआई में शामिल हुए और उन्होंने इलेक्शन लड़ा मुस्तफ़ी होकर, तो उसमें जुल्फ़िकार अब्बासी का रोल सबसे ज़्यादा था। वोट तो बैरिस्टर साहब के ही थे ज़्यादा, लेकिन बहरहाल वो फैसला कौन वोट जो पड़े। उस दिन की एक बड़ी दिलचस्प बात यह पिछले इलेक्शन की, उस ज़िमनी इलेक्शन की, कि तमाम टीवी स्टेशन कह रहे थे कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद हार गया। अच्छा, लेकिन वो मैं मुजफ्फराबाद से आया था, आपका ख्याल? मैंने कहा 3000 वोटों से वो जीत रहा है। मुझे वोटों की तादाद नहीं पता थी, मगर मैं घूमा फिरा तो था ना, एक अंदाजा था, मेरा अंदाजा था, और 3000 वोटों से, यानी 400 कम या 400 ज़्यादा से वो जीत गए। एनी हो, बैरिस्टर साहब की खूबी ये है कि वो घुलते मिलते बहुत हैं, खामियां भी हैं, घुलते मिलते बहुत हैं, हर तरह के लोगों से उनके मरासम है। तनवीर इलियास नए हैं, इंतज़ामी तजुर्बा नहीं है। बैरिस्टर साहब पे कभी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। बैरिस्टर साहब ने कभी पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इनहराफ नहीं किया, कभी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की। पार्टियां ज़रूर बदलते रहे, पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे, वो अपनी पार्टी बनाई थी दूसरी पार्टी में, लेकिन बहरहाल वो एक खुशगवार आदमी है एज ए होल। हाँ जी, खामी उनकी जो है वो सबको मालूम है, लेकिन बहरहाल इंतज़ामी तजुर्बा रखते हैं और वो होंगे तो मसाइल नहीं पैदा होंगे। ठीक, किसी तरह के कोई। ठीक है। अभी फारूक हैदर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था मैं बगावत कर दूंगा। बगावत किसके खिलाफ कर देंगे?
इलेक्शन उन्होंने कहा था अगर आपने चोरी किया, इमरान खान साहब को पैगाम दिया। वो जब नवाज शरीफ को निकाला था, वो निकाला सुप्रीम कोर्ट ने, तो बगावत किसके खिलाफ? अभी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तैयारियां चल रही थी, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा था अगर आपने इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो मैं बगावत करूंगा, मैं ऐसा करने चोरी तो उन्होंने भी इसी तरह किया था, नून लीग में शामिल होकर उसी तरह वो लोग शामिल हो गए थे, उनकी पार्टी के लोग छोड़ के जाए। अच्छी बात नहीं है ये, जो कुछ तारीफ पीटीआई कर रही है अच्छी बात नहीं है। उसके हक में दलाइल देना जो है वो कोई माकूल बात नहीं होगी, खुद भी उसी गलती। लेकिन ये सब ये करते, जरदारी ने कहा ना कि जो हुआ है वही होगा। बिलावल को भी थोड़ा सा मैसेज दिया, भाई बरखुरदार इतना ना चीखो चिल्लाओ, बड़ा चीख रहे हैं, ज़मीन चला रहे हैं कश्मीर के अंदर वो, और वो उस पे नून लीग पे हमले कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात। अभी आपने हारून साहब आगाज़ पे गुफ्तगू में कहा कि जरदारी साहब को भी हुकूमत चाहिए और सबको हुकूमत चाहिए। ये जो शफाफ और वोट को इज्जत दो के नारे के साथ पूरी इन्होंने तहरीक चला डाली थी, तो क्या ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने का तरीका था? धूल ही तो झोंकते हैं और करते क्या है? तो वोट को इज्जत क्या है? ये कोई नहीं, कौन वोट को इज्जत देता है? नून लीग हम देते रहे, अब भी देंगे। कब दी इज्जत है? पाकिस्तानी उन्होंने मैंडेट दिया था मोदी से खुफिया मुलाकातों का और उसकी तकरीब वफादारी में जाने का, और वो मिले जब पेरिस में या ऊफा में किस तरह मिले थे, वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ लाट बन के, लोहे की लाट की तरह उड़ जाते हैं, जाके हाथ मिलाते हैं, एक कदम वो आगे नहीं बढ़ा जी, हैं जी। और दुनिया को उन्होंने दिखाया कि मैं इतनी पाकिस्तान की इज्जत करता हूँ। तो क्या किया? छोड़े, चलिए छोड़ देते हैं। ये बड़ी हैरत की बात है कि वो नून लीग पे हमले कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। भाई इसमें तो नून लीग को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने तंबल का मजा। शायद उनके पास कहने के लिए हारून साहब को कहने के लिए बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ होता है। जरदारी के खिलाफ कहने के लिए क्या तैयारी की जरूरत है? चलिए मैं फिर ब्रेक से वापस आके जरदारी साहब के ऊपर बात कर लेती हूँ, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आके जरदारी साहब के हवाले से खासतौर पर बात करेंगे, इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर बात करेंगे और सिंध में होने वाली तब्दीलियों के ऊपर खासतौर पर। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। इलेक्शंस की बात चल रही थी हारून साहब, आप पिछले 2-3 हफ्तों से बार बार बयान कर रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी बेसिकली शुरू कर दी गई है। इमरान खान साहब भी निकलेंगे, कर रहे हैं ना, वो पीपल्स पार्टी भी कर रही है। पीपल्स पार्टी तो कह रही है 30 सीटें हैं, इस्टेब्लिशमेंट से कह रही है मैं सरायकी इलाके से ले दें। अच्छा। और सिंध में तो ज़ाहिर है धांधली की आज़ादी चाहते हैं, हमेशा 10-12 सीटें 15 सीटें धांधली से जीतते हैं वहाँ सरकारी अफसरों के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए। तो होना तो यही चाहिए कि 100% फेयर इलेक्शन है, मैं चाहता कोई नहीं फेयर इलेक्शन। पंजाब से क्या मिला जरदारी साहब को? वो अहमद महमूद साहब कह रहे हैं कि मैं इतने आदमी 15, 20, 30 आदमी तोड़ के ला सकता हूँ। मैं नहीं कह सकता कि उनके दावे में कितनी सदाकत है, लेकिन देखिए पॉसिबिलिटी को तो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो मतलब ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यही रवैया रवा रखते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट का भी एक रोल है, तो इसमें एक ग्रुप बन सकता है नून लीग में। अच्छा, कन्फ्यूजन तो ऑलरेडी है। मरियम कुछ और कहते हैं, उनके चचा कुछ और कहते हैं, और मुझे ये अंदेशा है कि नवाज शरीफ शायद न जाएं। शायद मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी तो नहीं है अब कैंपेन में, इसलिए कि जो माहौल उन्होंने बना दिया है उसके बाद तो उनका जाना क्या है, उसका क्या जवाब मुश्किल है। और PTI में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, बलूचिस्तान वाले, और ये जनूबी पंजाब में जैसे छोड़ सकते हैं। ये बहुत सी चीज़ों पे नसार अभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब कब निकलेंगे? इमरान खान साहब का अंदेशा ये है नून लीग और इसलिए पीपल्स पार्टी तैयारी करे, किसी वक्त अचानक ऐलान कर सकते हैं। अच्छा। इमरान खान ये समझ रहे हैं उनके ख्याल में कि इस वक्त वो बड़े पॉपुलर हैं, मईशत तरक्की कर रही है, और जनाब एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, और ये जलसे भी वो बड़े कर सकते हैं। उन्हें बड़ी उम्मीद है कि भाई और हर कहीं से मदद मिल सकती है। अच्छा। लेकिन 2 इलेक्शन कभी कोई जीता नहीं है। भुट्टो साहब ने धांधली करके जीता था, फिर उसका नतीजा बहुत ख़राब निकला था। तो आसानी से जीत हो सकते थे मेरा ख्याल भुट्टो, लेकिन ये है कि 10, 12, 15 सीटों के बर्तरी ले सकते थे। अच्छा। कोई 40 का तो वो खुद कहते थे अपनी क्लोज मीटिंग में कि धांधली हुई। तो
ज़्यादा पे हुई थी। और ये इस वक्त प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। भाई इमरान खान साहब ज़हनी तौर पे एक काम के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं। इलेक्शन का तो मैं 100% वसूख से नहीं कहता, वो बाहर निकलेंगे जलसे करें, आज़ाद कश्मीर भी जाएंगे। अच्छा, अगर इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है डेफिनेटली जाएंगे, बड़े जलसे करेंगे। इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर भी तो बात हो रही है हारून साहब के मामला। इलेक्शन इस्लाहात बहुत सीरियस मसला है। जो 1917 का एक्ट है उसमें 72 तरामीम तजवीज़ की हैं और 45 पे इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है। सेनेटर ताज हैदर वो जय कौमी असम्बली से तो करा लिया, अब सेनेट में मुश्किल है, ज़रूरी नहीं है पास हो, वो कोशिश करें शायद हो भी जाए। अब उन्होंने पीर को बुलाया इजलास 3-4 दिन के बाद कि वो उसमें रज़ा रब्बानी को बुलाया है, अफनानुल्लाह साहब हैं उनको बुलाया है, और किसको बुलाया है, मुसद्दक मलिक को बुलाया है, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को बुलाया है। 3 चीज़ें हैं बड़ी जिस पे एतराज़ है। एक, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट बिल्कुल डालने का हक नहीं होना चाहिए, ये अपोजिशन का मुतालबा है। जी, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं। अच्छा, ठीक है, और नादरा फहरिस्तें ना बनाए। अब भाई नादरा कोई अलग फहरिस्त बनाएगा, कहते जी हमारा दस्तूरी हक है। हक इसमें क्या, ड्यूटी है ना, आपकी जान छूटती है, आप जांच नादरा बना दें, आप उसकी जांच पड़ताल कर लें, आपको एतराज़ हो उसमें वो कर देंगे, कबल वक्त बना दें, हम देखेंगे कोई नारावा तो नहीं, कोई रह तो नहीं गया। सही सही। और कोई मतलब किसी का 2 जगह तो नहीं, वो तो अब तो सिस्टम इतने अच्छे हैं कि वो होता। इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे भी एतराज़ कोई समझ से बालतर है। इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है 20-25 साल से, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और समंदर पार पाकिस्तानी पे जो स्टैंड है तो बड़ा ही अलमनाक है। यानी पैसे वो आपको भेजें, मुल्क से मोहब्बत इशार वो करें, सबसे ज़्यादा वोट का हक भी ना। आप देखिए, एक उसूल है जो मैंने पहले भी एक दिन आपसे अर्ज़ किया था, दूरी मोहब्बत को भड़काती है। जो वतन से दूर होता है उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि चूंकि उसमें वोट ज़्यादा है इमरान खान का, बस ज़्यादा हैं तो ज़्यादा हैं, जिसने काम किया ठीक है। आपके सेंट्रल पंजाब में वोट ज़्यादा हैं नून लीग के, और एक फेयर इलेक्शन में नून लीग बहुत टफ टाइम देगी। और जरदारी साहब बीच में से रास्ता निकालना चाहते हैं, भाई 30 सीटें यहाँ से लेते हैं, हम आपका खिदमत को सराय की बेल्ट से, और वहाँ धांधली की इजाज़त है और मर्दमशुमारी ना हो। उनकी ख्वाहिश तो ये होगी, कह तो नहीं सकते, वो मर्दमशुमारी हो गई तो सीटें तो कराची की और हैदराबाद की इतनी हो जाएंगी मिला के कि इनके चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकता। फिर तो वो अंदरून सेंस है अपोजिशन के जो लोग जीतेंगे, अगर धांधली ना हो, हुकूमत नहीं बना सकते, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इस्टेब्लिशमेंट से मिल के ही बना सकते हैं। ठीक, तो क्या हारून साहब जो शहबाज शरीफ साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तजवीज़ दी थी, आपको लगता है अगर अपोजिशन इसके ऊपर कायल हो गई कि चलिए वोट का हक देते हैं, मगर तजवीज़ शहबाज शरीफ साहब की तस्लीम कर ली गई? क्यों? वजह वोट का हक है हर आदमी को। क्यों? अभी ईरान में कितने 100 से ज़्यादा मुल्कों से वोट डाले गए हैं, बरतानिया में डाले जाते हैं, अमेरिका में भी गालिबन। क्यों वोट का हक उन्हें क्यों ना दिया जाए? वो वोट ही डालेंगे ना, क्या करेंगे? वो कहते हैं जी वो समझते नहीं है। हाँ, वो कहते हैं वो दूर है, उनको अदराक नहीं है यहाँ के मसाइल का। व्हाट्सएप के होते हुए समझते नहीं है। हमें तो ओवरसीज पाकिस्तानी के जो फोन आते हैं, हम तो हैरत ज़दा रह जाते हैं, इतनी मालूमात हर वक्त तो देखें ना, टीवी देखा जा सकता है, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ पे वो राय देते हैं। अगर मामला हारून सब स्टक हो जाता है फिर हुकूमत के पास मेरा ख्याल है कि मफाहमत का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। कुछ बातें ये उनकी मान लें, कुछ बातें वो मान लें। मसला नहीं, नादरा वाला ही मसला है कि भाई वो पे इलेक्शन कमीशन की मोहर ज़रूर लगेगी उस पर, ठीक है ना जी। तो बाकी मशीन पे तो एक चीज़ पे नहीं वो कंप्रोमाइज़ करे इमरान खान, वो उसके वोट हैं। ये तो हम हमेशा उसे कहते रहे भाई अल्लाह के बंदे ये तुम्हारे वोट हैं, हक होना चाहिए। बड़ी तब्दीली मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से हारून साहब, कराची के बड़ी तब्दीली क्या है जी? ये मतलब मुर्तज़ा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो तो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, और गवर्नर ने कहा भी है कि वो अपना सियासी चूरन बेच सकते हैं वो। बाकी वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर तय हुआ था। अब गवर्नर साहब अगर सच कहते हैं कि भाई मेरा ख्याल है कि उन्हें गलत बहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो गैर सियासी आदमी होगा। वैसे कराची से चिड़ी है जी बड़ी इनको, मतलब ये कराची पे पैसा खर्च करना नहीं। अब K4 का मामला मैं कल बात करूँगा, कुछ उस पर आज कुछ चीज़ें जमा की थी, कोई दोस्तों ने भी भेजी कि भाई पानी तक तो दे नहीं सकते, कूड़ा तक तो उठा नहीं सकते, क्या बजट जी कराची को देते हैं। अब यानी 95% टैक्स वहाँ से जमा होता है, इससे भी ज़्यादा शायद।
और 5-4% खर्च करते हैं। 17-18 अरब रुपये रखे पिछले साल 20 साल। बड़ी अफसोसनाक बात। कराची के साथ जो सलूक हो रहा है सौतेली औलाद की जैसा, ना उनके लड़कों को मुलाजमतें देते हैं, बच्चों को बच्चियों को, बेरोजगारी भी बहुत, और ना ये कि उनके बड़ी तहकीर के साथ उनके साथ। तो बलूचिस्तान में फिर क्या हुआ अरुण साहब? शाहजैन बुगटी को भी तैनात कर दिया इमरान खान ने। बलूचिस्तान में जो मेरी समझ से तो बाहर है। शाहजैन बुगटी इस सलाहियत का आदमी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये पहले काबीना में तो डिस्कस कर लेते हैं, ये इसका कोई प्लान बनाते हैं बाकायदा। यूं ही कह दिया, मेरा तो ख्याल अचानक कह दिया कि मैं बात करने के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ। और फिर सोच नहीं रहे, उसको मुकर्रर कर दिया। उसका कज़न तो है बरहमदाग बुगटी जो टेररिज्म में मुलव्वस है, उस पर फिर वज़ीर आला ने बिल्कुल मुख्तलिफ बात कही है। उन्होंने कहा जिनके गैर मुल्कियों से मरासिम है, तो गैर मुल्कियों से मरासिम ही है ना। वो तो ये कहते हैं जी कि हम 500 साल से कौम है। भाई अपनी आज़ाद मर्जी से बलूचिस्तान के लोग शामिल हुए थे। अगर महरूमी का ताल्लुक है तो वो ठीक बात है, उस पर ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए। बजट उनका बढ़ा है 6 से 9%, स्पेशल पैकेज भी दिया है। अब ये आबाद होगा तो उसमें मुलाजमत मैंने तरजीह दी जानी चाहिए। गवादर चमालांग में 74,000 जॉब्स पैदा हो चुकी थी कई साल पहले। पूरा एक शहर है। हाँ। उसकी रॉयल्टी से हज़ारों 5-6 हज़ार बच्चे बलूचिस्तान के बेहतरीन पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कोई कराची, कोई इस्लामाबाद, कोई कहीं। अच्छा, वो सारा पैसा सूबाई हुकूमत को जाता है। इसी तरह और मादनियात हैं कि जी सोने की चिड़िया है। हाँ। इस वक्त तो नहीं है ना, और निकले तो ठीक है। हम तो इसके हक में हैं कि वहाँ ही खर्च हो। भाई वहाँ खर्च होंगे तो वहाँ नौकरी करने के लिए सिंधी जाएंगे ना, पंजाबी जाएंगे ना, पश्तूनी जाएंगे ना, पाकिस्तानी जाएंगे। तो वो अमीर हो जाए। सदियों उन्होंने गुर्बत सही है। तो बाकी वो जो मेरा ख्याल है ये एंगेज रखने के लिए है। शामिल वो क्या कि जिनके ख़ानदानों को कत्ल किया है, देखिए वो उसकी बड़ी लहर गुजर चुकी। भत्ता वो लेते थे, पाकिस्तानी परचम बाज़ जगह पे नहीं लहराया जा सकता था, भत्ता ख़त्म हो गया। मैंने खुद ट्रेवल किया है यानी रिमोट में, और मैंने देखा है पाकिस्तानी परचम लहराते हुए 14 अगस्त को 5-6 साल पहले। जनरल जंजुआ के जाने के बाद ब्रेक थ्रू हो गया था, करप्शन बहुत रही। अच्छा, ये मैं उस ज़माने में वहाँ जो सबसे अहम आदमी था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके साथ मेरे ज़ाती मरासिम थे। ठीक। और ये बात फैल गई शहर में। इतना से तो शहर है कोयटा, हाँ जी, खूबसूरत शहर है वैसे। मैं तो जिस बलोच सरदार से मिला तो उसने एक ख्वाहिश का इज़हार किया, मुझे वज़ीर आला बना दीजिए। यहाँ भी मैं वापस पहुँचा तो टेलीफोन किसी साहब का आया, तो किसी दोस्त के ज़रिए से। तो मैं ज़ाहिर है मेरे कहने से किसी को वज़ीर आला बना था, मैं तो ज़ाहिर है इस पर ज़ुबानें नहीं खोली। तो हर आदमी, बुगटी, खैर बख्श, अकबर बुगटी, खैर बख्श मरी और अताउल्लाह मैंगल, ये 3 बड़े बलोच सरदार थे। और इनकी बाहम मुलाकात ही नहीं होती थी, साल साल एक दूसरे से मिलना पसंद ही नहीं करते थे। वो एक दो अकबर बुगटी से पूछा भाई क्या मसला है। उसके एक दोस्त ने पूछा, जो मेरे भी दोस्त थे, कोयटा के सबसे अच्छे होटल के मैनेजर थे, ताल्लुक उनका गुजरात से था, चौधरी साहब का नाम मैं भूल गया। बड़ा बहुत ही खूबसूरत उसके लान किसी फ्रांसीसी ने बनाया था बहुत पहले, 100 साल पहले। तो बुगटी ने कहा सच तो यह है कि वी आर सिक पीपल। अब एक कबायली निज़ाम है, गुरबत का जहाँ तक ताल्लुक है, महरूमी है, मगर अंदरून सिंध में नहीं है, सराय की बेल्ट में नहीं है बिल्कुल। उसका तो मदावा होना चाहिए। उसका देखिए ना, कश्मीर और शमाली इलाकों के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के सियाने निकले ना, यानी अपने मुतालबे मंजूर कराते रहते हैं और जो बाकी हैं उस पर कायम रहते हैं। तालीम ज़्यादा हो गई, जॉब ज़्यादा मिल गई, तालीम का रेशो बहुत है कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। कम्युनिटी सेंस बड़ी अच्छी है, मिलजुल के रहते हैं। जहाँ एक आदमी आ गए ना खपलू का, वहाँ आप समझ लेंगे एक दिन 10 होंगे, फिर एक दिन 100 होंगे, फिर एक दिन 1000 होंगे। अच्छा, ये हमारे चतराल के भाइयों में भी बहुत अच्छी बात है। अपनी बिरादरी का गाँव वालों को नौकरियाँ दिलवाते हैं। एक गाँव में मैं गया, पता चला वो ऐसा खाना, मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा भाई यहाँ बड़े बावर्ची हैं और बेकरी के बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वैसे मेहमान नवाज लोग हैं। तो कश्मीरियों को तो अब मुस्लिम लीग का ये क्रेडिट तो है, उसने काफ़ी माली खुद मुख्तारी दी और बहरहाल मिलनी चाहिए और भी हुकूक मिले उन्हें जितने हमारे भाई हैं। मगर जिस तरह से रेस में कश्मीर के लोग और गिलगित बल्तिस्तान, तो ये रूठे हुए लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग जो है ना, ये रूठे हुए नाराज। लेकिन कुछ जो है ना वो उन्हें पैसे मिलते हैं। मुझे तो एक ज़माने में रुकूम का भी पता था, उस ज़माने में $1 मिलियन
इनमें से हर एक भगोड़े को मिलते थे। अफगानिस्तान में थे, स्विट्जरलैंड में गए थे, लंदन में थे, दुबई में थे। तो ये बहरहाल पैसे तो मिलते रहते। ये खैर बख्श मरी वगैरह अफगानिस्तान चले गए, फिर जा लग के बाद जब ये चले गए अपना रूसी चले गए तो फिर इनको लाया गया और अपने लड़ाका मुर्गों समेत जहाज दिया गया उनको। अच्छा। लेकिन चमालांग की कोयले की कानें जो हैं जब तकसीम कर दी गई, दो कबाइल का झगड़ा था, लूनी कबाइल का और मरी कबाइल का। अच्छा। तो लूनियों को समझाया जनरल फारूक ने कि भाई तुम तकड़े नहीं हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा तो कुछ तुम इनको दे दो। तो फिर वो इलाका लूनियों का था तो वो बांट दिए गए। तो खैर बख्श मरी ने कहा कि मेरी कमर तोड़ दी इन्होंने। 74,000 मुलाजमतें वहाँ पैदा हुई, वहीं उसी से वो फंड कायम हुआ जिसे वो बच्चे पढ़ते हैं। शहर आबाद हो गया, पानी निकल आया लकीली। तो तवज्जो तो उस पर ज़्यादा होनी चाहिए। बहरहाल कुछ लोग तो बाद नहीं आएंगे किसी कीमत पर, लेकिन वो लहर गुजर चुकी अब टेररिज्म की। बड़ी कोशिश वो करेंगे, लेकिन अमेरिका तो भाग गया अफगानिस्तान से। अब CIA तो डिस्टेबलाइज रखती है और ये मगरब का इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कहना चाहिए इस्तेमाल डिस्टेबलाइज रखता है, जैसे कुर्दों को इस्तेमाल करता है हर मुल्क को थोड़ा। ले मुश्किल है अब। लेकिन तालिबान जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, कोई हिकमत अमली है हारून साहब? जी बड़ी बात है, हिकमत अमली है। सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया उन्होंने, ताजिकिस्तान की, पाकिस्तान की। वाह खान एक छोटा सा ग्रुप उनका गया तो उनको वेलकम किया गया। वहाँ हमारे इस्माइली बिरादरी के लोग रहते हैं और वो वैसे ही जंगों वंगों से वैसे ही मफरूर हैं। वो बहुत छोटा सा रास्ता है ताजिकिस्तान, 14-15 किलोमीटर है सिर्फ। चीन जो है और तालिबान ने उनको अच्छा वो अब चले गए जनूब की तरफ, कंधार, कन्नड़ वगैरह की तरफ। और 80% तो मैं नहीं बिलीव करता इलाके में कब्जा कर लिया, लेकिन कर ज़रूर लेंगे। काबिल में गोला बारूद जमा किया जा रहा है, सारी तैयारी जो है काबिल में दाखिल ना होने पाए। बड़े शहरों में और भी कर रहे होंगे, लेकिन बहरहाल अब इनके रवैये में तब्दीली भी है। तालिबान में उन्होंने चीन को कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। दिलचस्प बात यह, बाद लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी भी जो हैं वो बेस पॉसिबिलिटी है कि तालिबान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखे। $3-4 बिलियन की ज़रूरत है और वो दे सकते हैं। ठीक है, ब्रेक से वापस आके इस पर बात करती हूँ और उन सब एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आके यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, मगर इसके साथ साथ उस्मान मिर्ज़ा गैंग के हवाले से भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, आप बयान कर रहे थे कि अमेरिका एक वर्किंग रिलेशनशिप चाह रहा है तालिबान से, तो अफगान गवर्नमेंट पॉसिबिलिटी तो है ना, 3 सूरतें हैं। या तो इसको बिल्कुल छोड़ दे, वो समझे कि भाई यहाँ से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान पर डिपेंड करे। ये एंथनी ब्लिंकन साहब जो रोज़ फ़ोन कर रहे हैं अपने कज़न को, शाह महमूद कुरैशी को, तो इसीलिए कर रहे हैं वो भी वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो भी वज़ीर ख़ारिजा हैं। इतने फ़ोन कर रहे हैं। जो बाइडन ने अगरचे नहीं किया, लेकिन वो सरकारी इमा पे ही कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान जो है उनके मफादात का ख्याल रखे। और वो कह रहे हैं कि इक़्तिसादी तावन के लिए पुरज़्म है। तो वैसे भरोसा तो नहीं है उनका, लेकिन ये है कि सिचुएशन जैसी है उसमें मुमकिन है पाकिस्तान पर इंतज़ार करना पड़े। और तीसरी सूरत यह है उसे खाना जंगी के हवाले कर दें, माली मदद है, तालिबान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बना लें। तो वो उन्होंने चीनियों को दावत दी है। तालिबान अब बहुत सूझबूझ का मतलब ऐसे, इसमें रूस का किरदार बहुत बढ़ गया सडनली, इसलिए कि वो जो है ना सेंट्रल एशिया के ममालिक, वो उसके लिए फ़िक्रमंद है दाइश की वजह से। देखिए ये जो थे ना, इनका एक और मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ था तालिबान का। वो दाइश वाले जो है उनको एक और मकतब फ़िक्र, 2 अलग किस्म के जुनूनी हैं। वो तो कहते हैं ना जी ये जो है बामियान के लोग, ये तो ईरान इन्होंने तरबियत दी है वहाँ हिजबुल्लाह ने, और फातमियून वो जो तंजीम है उसमें, तो वो तो उनके बहुत सख्त खिलाफ है। भाई आपका क्या ताल्लुक़ है इससे? और वो शुबा ये है कि अमरीकियों ने उसको उनके हौसला अफजाई की है। लेकिन बहरहाल एक मेल्टिंग पॉट है। ईरान में बड़ा अच्छा हुआ जो ईरान ने इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान को भी लेना चाहिए। और पाकिस्तान ने बात की थी, आपको याद है, मैंने कहा था बहुत अच्छा किया इमरान खान, और ईरानियों ने इनिशिएटिव लिया, मुज़ाकरात हुए। उन्होंने कहा 2 हफ्ते में हम एक मफाहमती फार्मूला जो है वो जारी करेंगे, फिर इस्लामी निज़ाम कायम करें। ठीक है।
अच्छा, चीन को इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट की दावत दी है। अगर वो ईरान, एक अफ़गानिस्तान पे एक तवील ज़माना ऐसा गुजरा ज़ाहिर शाह का, जब अमेरिका से भी मदद मिलती थी, रूस से भी मदद मिलती थी, तो वो अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर तो कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक ऐसी हुकूमत बन सकेगी ताकत से या मफाहमत से जो अपनी रिट कायम कर सके? सिर्फ ताकत से मुमकिन नहीं है। और वो कह रहे हैं कि मफाहमती फार्मूला पेश करेंगे, तो रूसी जो हैं वो तशवीश में हैं, और वो इंडियन सबसे जलीलो ख़ार के सिवा कोई लफ्ज़ नहीं है। इंडियन बेचारे जलीलो ख़ार, पिट गया सब कुछ, सारे इन्वेस्टमेंट ज़ाया, भाग गए, कुछ रह गए हैं। उनको कहा गया कि भाई किसी बड़े सरकारी अफसर के पास ना जाएं, कि फ़ौजी कानवाई के पास ना जाएं, बिजी आवर्स में बाहर ना निकलें। ये वो कौंसल खाने बहुत सारे बनाए हुए थे, वो ज़ाहिर है तकरीब पाकिस्तान को घेरने का मंसूबा था ना। अब वो वहाँ पहुँचे हैं वो मुज़ाकरात के लिए, तो जयशंकर साहब भी पहुँच गए, भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी, और वहाँ ईरान और तालिबान ने यह कहा कि हम पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से ताल्लुकात नहीं रखेंगे। तो लेकिन ये है कि बहरहाल सर आँखों पर तो बिठाने से रहे। ये तो जाहिर है ना कि जब रूसियों ने कत्ले आम किया, वहाँ 13 लाख आदमी कत्ल किए, 13 लाख अपाज हो गए, हज़ारों देहात उजड़ गए, तो ये अब रूस के साथ थे। और जब अमेरिका ने हमला किया तो ये अमेरिका के साथ थे, और इनका ख्याल था कि अमेरिका यहाँ हमेशा रहेगा। हमेशा अफ़गानिस्तान में कोई हमेशा रह सकता है? कभी कोई बरतानिया यहाँ नहीं टिक सका, यहाँ रूस नहीं टिक सका, और 13 लाख आदमी कत्ल करके उसने कहा था मैंने 1 मिलियन आदमी मार डालूँ। आपको याद है ना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जी। तो 1 मिलियन से ज़्यादा रूसियों ने मार डाले थे, तो फिर क्या हुआ था? फिर वो इस हाल में गए कि उनके जनरल ने जाते हुए आखिरी नज़र डाली जब दरिया अमू के पार जाते हुए, तो कहा अब हम कभी नहीं आएंगे। और जनरल उनके तमगे लगा के भीख मांगते थे मास्को में। और कितना अरसा जो है वो रूस जो है वो कितनी रियासतें अलग हो गई, और कितना अरसा जो है वो बहरानों से गुजरा, माफियाज का कब्ज़ा रहा, अब भी है काफ़ी। तो वो रूसी जो हैं वो उनका किरदार बढ़ गया है, इंडियन से कम हो गया है। पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना चाहिए। हारून साहब, ईरान ने पाकिस्तान, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस, तुर्की, ये मिलकर कर सकते। ठीक है, लेकिन हारून साहब मुहाजिरीन के हवाले से अगर वहाँ पर खाना जंगी होती है, और इसके हवाले से ऑस्टिन मिलर जो उनके कमांडर हैं अमेरिकी फ़ौज के, वो कह चुके हैं कि खाना जंगी होगी अफगानिस्तान में। हम एक क्लियर माइंड क्यों नहीं ले सकते? मोहित यूसुफ साहब कहते हैं कि टीटीपी के लोग आ सकते हैं, यहाँ ना आए, हमारी सरहद के करीब अगर वो आ जाएं कुछ लोग, उनकी जो मदद कर सकते हैं वो करें। वो तो अफगान बच्चे हज़ारों की तादाद में पढ़ने के लिए सरहद पार करके आते थे। ठीक है, तो अगर उन पे मुसीबत पड़ती है जो मदद की जा सकती है वो की जाए। मगर आखिरी मेरे पास 3 मिनट है हारून साहब, इस्लामाबाद का वाक़या। इस्लामाबाद का वाक़या बहुत दिलदोज़ है। मेरे जहन में कुरान मजीद की वो आयत आती है कि हमने इंसान को बेहतरीन तकवीम पर पैदा किया, फिर उसे असफलुस साफिलीन कर दिया, घटिया से घटिया तरीन। ये है घटिया तरीन। और भी बुराइयां हैं, वो बुराइयां ही हैं, और बड़ी बुराइयां हैं, कबीरा गुनाह उन्हें कहा जाता है। लेकिन ये तो हद है, ये दरिंदगी है। इसकी अवामल देखें क्या है। मुझे उन लोगों पे बहुत अफसोस है जो कह रहे हैं इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। भाई वो मंगेतर थे, ठीक है, अच्छा तो यही था कि शादी से पहले तन्हाई में न मिले। ये तो इसलिए कि उसको कोई फ़ायदा नहीं, उससे नुकसान का एहतमाल होता है। मगर ये तो बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। वो मंगेतर थे वो तो। अच्छा, अब जो कुछ इन्होंने किया, ज़ाहिर नशे में थे, ज़ाहिर है वो कुरान कहता है दिल पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं, बल्कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त। पत्थरों में तो बाद ऐसे हैं जिनसे चश्मे फूट पड़ते हैं। ये है दरिंदगी, ये है शैतानत की इंतहा। और इसके अवामल देखें, ये जो गलाजत फेसबुक पे है, यूट्यूब पे भी कुछ है, लेकिन फेसबुक पे तो इतनी गलाजत है, हमने तो बंद कर डाला। इसका कोई बंदोबस्त नहीं। एक तो कवानीन में मसला है, कवानीन में बहुत ज़्यादा शहादत तलब की जाती है। अब इसमें तो शहादत वादे है, वैसे 5 आदमी हैं और उन उससे वो निकली हैं फिल्में, और भी निकली हैं। खुदा ने महफूज रखे उन लोगों को। वो अपने गेस्ट हाउस में जो लोग ठहरते थे उनकी भी फिल्में बनाते थे। अब मुझे इतनी शर्म आती है ये बात करते हुए। देखिए, कोई चीन की तरह, ईरान की तरह कोई बंदोबस्त होना चाहिए। जैसे कार में चाइल्ड लॉक होता है ना, इस तरह इसमें कोई लॉक होना चाहिए। छोटे बच्चे देखते हैं और बच्चों पे असर बहुत ज़्यादा होता है।
बालग आदमी पे भी बुरा असर ही होता है, लेकिन छोटे बच्चों पे तो बहुत बुरा असर होता है। दरिंदे बन जाते हैं। फिर देखो ना, उनके बहन भाई हैं, अजीज़ रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, वो क्या करें बेचारे। उन्होंने तो शादी कर ली, बचने की कोशिश की। अच्छा, और बाकी खुदा करे कि वो फिल्में महफूज रहें, आमीन। और मेरी तो ये ख्वाहिश है उनको कहीं उनके नाम बदल के पासपोर्ट बना के, इमरान खान ने अच्छा किया, IG को खुद बुलाया, उसका नोटिस लिया, कहीं दूसरी जगह भेजते हैं। उनकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी गई है और कवानीन में तब्दीलियाँ होनी चाहिए। इसकी सज़ाएँ बहुत सख्त होनी चाहिए। कुछ जुर्म ऐसे उनकी सज़ाएँ बहुत सख्त होनी चाहिए। मतलब ये तो हद है, इतनी तजलील इंसान की। देखिए ना, अगर वो यहीं रहते हैं, उनके बच्चे होंगे, उनके अजीज़ रिश्तेदार होंगे, कि क्या उनके बारे में कहा जाएगा, हैं जी। और खुदा का अज़ाब तो इन पर नाज़िल होगा। और कहा जा रहा है हारून साहब के मुसलसल ये ब्लैकमेल कर रहे थे, बहुत सारे लोग पैसे ले रहे थे उनसे, ब्लैकमेल कर रहे थे, इनसे भी वसूल अच्छा, पूरा एक ग्रुप शैतानों का। ये नहीं होता है कोई आदमी जो है बिगड़ जाता है। ये देखिए इंडिया वाला फेनोमेना पैदा हो रहा है, उसको दिल्ली को कहते हैं रेप कैप ऑफ द वर्ल्ड, हाँ। तो ये यही इंडियन फिल्में हैं और गलीज फिल्में हैं, और इसको बिल्कुल ये ठंडे दिल से तो नहीं, ये इन मुजरमों को सजा देना तो सिर्फ मसला नहीं, ये तो मसला है ही। मसला ये है कि इस तरह की मखलूक पैदा हो रही है बच्चों के साथ, जो ज़्यादती के वाक़यात हुए मुख्तलिफ मौके पर, ये माशरा कहाँ जा रहा है। मुसलसल घंटे इस तरह के माशरों पर पत्थरों की बारिश हुई है, फना हो गए हैं, आतिशफ़शां फटे हैं। खुदा का कानून यह है कि इसमें वो रियायत नहीं देता। 15 साल, 20 साल, 25 साल की मोहलत होती है। अगर ये नौबत यहाँ तक आ जाए, अमेरिका के जवाल की एक वजह यह भी है, तो इसके बाद बचता कुछ नहीं। और बस सच्ची बात यह है कि अगर माहौल ऐसा हो जाए तो जिंदा रहने के मानी क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। मैं देखने वाले शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।